बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हमने कल ये दो एसएलओ स्टार्ट किए थे। पहला एसएलओ हमें कह रहा है हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करें, उसके बाद आउटलाइन करें इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन और इनके सोर्सेज। इसी से मुंसलिक, इसी से रिलेटेड जो दूसरा एसएलओ है वो हमें कह रहा है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स भी होते हैं, डाइसेक्राइड्स भी होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं। यानी हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को भी पढ़ें। टॉपिक नॉलेज जो हमने इन दो एसएलओ से लिया है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। कल हम इंट्रो पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वही होती है जो पानी के अंदर होती है, यानी 2:1। हर एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। क्लासिफिकेशन में हम मोनोसेक्राइड स्टार्ट कर चुके हैं। मोनोसेक्राइड मैंने कहा था ये सबसे सिंपलेस्ट है। हमारे पास इनका टेस्ट होता है, बहुत स्वीट टेस्ट के होते हैं, मजीद इनकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। और अगर कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाने हो तो यही मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये मिलके कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। दो बड़ी फेमस एग्जांपल जो कल हमने पढ़ी, एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रुक्टोज। ये दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं। क्विकली इनका स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं। हमारे पास यहां पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। दोनों के अंदर 6 कार्बन है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि बेशक कार्बन नंबर दोनों का सेम है, लेकिन आप देखो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन नंबर 1 है, इसके ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और देखो ये बिल्कुल चेन के स्टार्ट में है। इस एक कार्बन के अलावा बाकी के जो 5 कार्बन है ना, सभी के पास हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है। लेकिन मैंने आपको पॉइंट आउट करवाया था कि इनमें से कार्बन नंबर 3 जो है, इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप बाकी के हाइड्रोक्सल ग्रुप से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब आओ सिमुलेशन पे, क्योंकि ये जो स्ट्रेट चेन है ये आपको चेन में रिंग की शक्ल में मिलती है। यहां पे देखो हमारे पास सिमुलेशन है। अभी मैं आपको इसके कार्बन्स और इनके साथ अटैच हाइड्रोक्सल ग्रुप्स काउंट करवाता हूं। ये देखो कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये स्ट्रेट चेन है। यहां पे अगर आप नोटिस करो, कार्बन 1 जो है इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? जहां पे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा होता है और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है। इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और एक बात आपने याद रखनी है, एल्डिहाइड ग्रुप कभी भी चेन के दरमियान में नहीं होता। ये हमेशा चेन के टर्मिनल्स पे होता है, या स्टार्ट या एंड। ठीक है, ये आपको विद इन चेन कहीं नहीं मिलेगा। जैसे यहां पे देखो बिल्कुल चेन के स्टार्ट में एल्डिहाइड ग्रुप पड़ा हुआ है। इसके अलावा अब अगर आप देखो, कार्बन 2 के पास भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है। ठीक है, रेड वाला कलर ऑक्सीजन को शो कर रहा है, व्हाइट वाला हाइड्रोजन को। तो आप देख सकते हो कार्बन 2 के पास अपना हाइड्रोक्सल ग्रुप है। कार्बन 3 के पास भी अपना हाइड्रोक्सल ग्रुप है। इसी तरह 4, 5 और 6 सभी के अपने अपने हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं। तो हम कहते हैं एक कार्बन को छोड़ के बाकी सभी कार्बन्स के पास हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं। और एक और चीज जिसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए ख्याल रखना होता है कि कार्बन नंबर 3 पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है। अब जरा ये देखो, ये आपके पास कार्बन नंबर 3 है। आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोक्सल ग्रुप देखो, यहां भी आपको स्क्रीन में ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, जबकि कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सल ग्रुप हमें नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं। यही चीज हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त भी ख्याल रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रेट चेन ग्लूकोज है ना, सेल के अंदर जहां पानी होता है, एक्वस एनवायरनमेंट होता है, वहां ये रिंग की फॉर्म में होती है। और जब इसका रिंग बनता है ना बच्चों, तो ये देखो मैंने आपको बताया था कि रिंग के दौरान अब क्या होगा,
कार्बन 1 और कार्बन 5 इनमें होने लगा है रिएक्शन। ये देखो 1 2 3 4 5 और 6। रिंग कैसे आपने याद रखना है समझ के, अदरवाइज रट्टा लगाओगे भूल जाओगे। अभी हम इसको बनता हुआ भी देखेंगे, लेकिन पहले अंडरस्टैंड कर लो। ये कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये अपनी हाइड्रोजन देगा कार्बन नंबर 1 के इस ऑक्सीजन को जो डबल बॉन्डेड है। ठीक है, तो जब कार्बन नंबर 5 के हाइड्रोक्सिल की हाइड्रोजन आएगी कार्बन नंबर 1 के इस ऑक्सीजन के पास जो उसके साथ डबल बॉन्ड बना रहे, तो आप देखोगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से चेंज हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। तो आपको रिंग फॉर्म के अंदर कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल नजर आएगा, लेकिन जब आप उसका स्ट्रेट चेन में स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर नहीं आता। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये हाइड्रोक्सिल कहां से आ गया रिंग फॉर्म में। तो असल में 5वें कार्बन का हाइड्रोक्सिल अपनी हाइड्रोजन दे रहा होता है। ठीक है, इसकी नतीजे में क्या होता है कि आपके पास ये जो ऑक्सीजन रहती है 5th कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने जब अपना हाइड्रोजन दे दिया, तो जो ऑक्सीजन बचती है ये बच्चों ऑक्सीजन है जो अब डायरेक्ट आके कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाती है। इसलिए आप देखते हो कि आपको रिंग के अंदर जो ऑक्सीजन मिल रही होती है वो एक तरफ कार्बन 5 के साथ अटैच होती है और दूसरी तरफ कार्बन 1 के साथ अटैच होती है। अब ये सारी बातें आपने अपने जहन में रखते हुए इसको जरा अंडरस्टैंड करना है। यहां देखो कार्बन 5 और 1 के दरमियान अब बॉन्डिंग होने जा रही है। इनका स्ट्रक्चर रीअरेंज होगा, इस तरह रीअरेंज होगा कि कार्बन 1 और 5 एक दूसरे के करीब आएंगे। ये देख रहे हो कार्बन 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 1 के एल्डिहाइड ग्रुप के करीब जा रहे हैं। अब आप देखोगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये देखो नीचे आपको व्हाइट हाइड्रोजन नजर आ रही है। ये जो व्हाइट हाइड्रोजन यहां पे दिखाई जा रही है, इसने अब जाके इस एल्डिहाइड की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है और इसको कन्वर्ट कर देना है OH के अंदर। और ये वाली जो ऑक्सीजन अभी अलहदा हुई है ये आके अटैच होगी कार्बन 1 के साथ ताकि यहां पे रिंग बन सके। इसको ऑब्जर्व करो, ये देखें, देखा, ये देखो एल्डिहाइड की ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के उसे हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास कार्बन 1 जो है ये अब कार्बन 5 की ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया हुआ है। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 5 है और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन आ गया है यहां और इस वजह से कार्बन 1 के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया और कार्बन 1 और कार्बन 5 अब इस ऑक्सीजन के थ्रू आपस में बॉन्ड बना चुके हैं। ये देखो, ये अब आपको रियल लाइफ में इस तरह नजर आ रहा होता है। ऑब्जर्व कर रहे हो? अगर मैं आपको इसमें कार्बन नंबर्स को लेबल करके दूं तो आपके कार्बन नंबर यहां इस तरह से काउंट होंगे 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन 1 और कार्बन 5 ये ऑक्सीजन की मदद से जब बाइंड करते हैं तो हमारे पास 6 कॉर्नर रिंग बनता है। अब जरा देखो ये जो 6 कॉर्नर हैं इनमें से एक कॉर्नर जो है वो ऑक्सीजन ने लिया हुआ है और बाकी के जो 5 कॉर्नर्स हैं इनमें कार्बन है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? हम स्लाइड पे आते हैं, ये चीज वहां से देखो फिर हम आपको सिमुलेशन पे लाते हैं। स्लाइड को ऑब्जर्व करो, ये देखो। अब बच्चे ने जब सिमुलेशन से ये चीज नहीं समझी तो उसे बिल्कुल एक रट्टा लगाना पड़ता है और रट्टे के दौरान वो गलती करता है। हमारे पास रिंग का एक कॉर्नर ऑक्सीजन के पास, बाकी के 5 कॉर्नर जो हैं 1 2 3 4 5 ये कार्बन के पास, लेकिन हमने देखा था ग्लूकोज के अंदर तो 6 कार्बन थे। इसका मतलब यह है कि 6ठा कार्बन रिंग से बाहर है। अब यही चीज सिमुलेशन में देखो, ये सब क्यों है? ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। सिमुलेशन पे आओ और इस चीज को दोबारा एनालाइज करो। हमारे पास रिंग बन चुका है, मैं दोबारा इसे वापस लेके जा रहा हूं स्ट्रेट चेन के अंदर और इसको ऑब्जर्व करो। ये देखो यहां 6 के 6 कार्बन हमें अलाइन किए हुए नजर आ रहे हैं। कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6।
ये आपके पास ब्लैक में कार्बन हैं। अब कार्बन 5 और 1 ने आपस में रिएक्ट करना है ताकि इनमें बॉन्ड बने और ये इस ऑक्सीजन की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच होने जा रहे हैं। और अल्टीमेटली आप देखोगे कि आपके पास जब रिंग बनेगा तो बच्चों ये देखो, ये जो छठा कार्बन है ये रिंग से बाहर रह जाता है। अब ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है और जो रिंग बन रहा है उसके कॉर्नर्स भी 6 हैं। बच्चे के ज़हन में होता है कि ये जो 6 कॉर्नर वाला रिंग बन रहा है ना, इसके हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन आ जाएगा ग्लूकोज का, जबकि ऐसा नहीं होता। 6 कॉर्नर में से एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन होती है, बाकी के 5 कॉर्नर ग्लूकोज के कार्बन ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि ये वाला छठा कार्बन रिंग से बाहर होता है। इस चीज को ऑब्जर्व करो, ये देखें अब इनकी अलाइनमेंट हो रही है, देख रहे हो, कार्बन 1 एंड कार्बन 5th ये आ रहे हैं एक दूसरे के करीब। 5th का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अपनी हाइड्रोजन डोनेट करेगा कार्बन 1 की ऑक्सीजन के साथ और इसको कन्वर्ट कर देगा OH के अंदर। ये जो फ्री ऑक्सीजन होगी ये अब बाइंड करेगी कार्बन 1 के साथ ताकि रिंग की फॉर्मेशन हो सके। ये देखें, ठीक है, ये सब कहां हो रहा है? सेल के अंदर, क्योंकि सेल में पानी है, एक्वस एनवायरनमेंट है। जब हम ग्लूकोज को एक्वस एनवायरनमेंट में रखते हैं तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज स्ट्रेट चेन की बजाय रिंग को प्रेफर करती है। ये देखो, ये हाइड्रोजन रिलीज हुआ है और यहां पे बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो रही है, देख रहे हो, ये देखो फाइनली हमारे पास रिंग बन चुका है। अब आप जरा ऑब्जर्व करो, इस रिंग में 6 कॉर्नर हैं, एक ऑक्सीजन के पास है, जबकि बाकी के 5 कार्बन के पास है। 1 2 3 4 और 5 ये जो है ये आपके पास ग्लूकोज के कार्बन है जो रिंग में है, और ये रहा हमारा छठा कार्बन जो रिंग से बाहर होता है। स्लाइड पे आओ, फिर दोबारा इस पे आते हैं। ये देखो, ये है बच्चों वो छठा कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, कार्बन नंबर 6, और ये रिंग के बाहर होता है। और दूसरी चीज देखो, मैंने कार्बन 2 का हाइड्रोक्सिल और कार्बन 4 का हाइड्रोक्सिल ये दोनों डायग्राम में डाउनवर्ड दिखाए हुए हैं, इनकी अलाइनमेंट एक जगह रखी है, और कार्बन 3 का हाइड्रोक्सिल मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब आओ सिमुलेशन पे, ये दो चीजें यहां पे दोबारा ऑब्जर्व करो कि किस तरह हमारे पास कार्बन 2 का हाइड्रोक्सिल और कार्बन 4 का हाइड्रोक्सिल, इनकी अलाइनमेंट एक तरफ होती है, और कार्बन 3 का जो हाइड्रोक्सिल है वो इनसे ऑपोजिट अलाइन हुआ होता है। ये चीज यहां से ऑब्जर्व करो, ये देखो, अगर आप नोटिस कर सको कि हमारे पास जो कार्बन 3 है इसका हाइड्रोक्सिल पीछे की तरफ है, फ्रंट की तरफ नहीं है, जबकि कार्बन 2 और कार्बन 4 इनके हाइड्रोक्सिल फ्रंट की तरफ है। ये आपको 3D में ज्यादा अच्छे से समझ आता है। जब हम बुक के अंदर व्हाइट बोर्ड के ऊपर 2D डायग्राम बना रहे होते हैं, वहां ये चीज हम 3D डायग्राम के थ्रू नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। ये देखो, कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल पीछे की तरफ निकला हुआ है, ये रहा। तो ये वो निटी-ग्रिटीज है जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त बनानी होती है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से हम किसी भी एक ग्रुप को ऊपर कर दें, दूसरे को नीचे कर दें, इनको शफल करते रहें, हम कहें कि ऐसा करने से ये स्ट्रक्चर एक जैसे रहते हैं, ऐसा कतन नहीं होता। इसी तरह फ्रुक्टोज को भी देखो, ये देखो, अब आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लिया, अब इसका हम कंपेयर करते हैं फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के साथ। दोनों में 6 कार्बन है, दोनों के अंदर 6 में से 5 कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल होते हैं, देख रहे हो, 6 में से 5 के साथ हाइड्रोक्सिल है। यहां भी ऐसे ही है कि कार्बन नंबर 3 जो है इसका हाइड्रोक्सिल ग्लूकोज वाले हाइड्रोक्सिल की तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि बाकी सब हाइड्रोक्सिल आपको दूसरी डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। अगर आप स्क्रीन की साइड पे देखो तो कार्बन नंबर 3 वाला हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड पे है, बाकी के सब राइट साइड पे है। लेकिन जरा नोटिस करो, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप है जो ग्लूकोज के बिल्कुल चेन की स्टार्ट में था, अगर हम फ्रुक्टोज को देखें तो ये चेन के दरमियान में आ रहा है, ये कार्बन नंबर 2 पे है।
ग्लूकोज में हम इसे एल्डिहाइड ग्रुप कह रहे थे। जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चेन के अंदर आता है तो बच्चों आप इसे कीटोन ग्रुप कहते हो। ठीक है, यही चीज अब सिमुलेशन में अंडरस्टैंड करो कि किस तरह हमारे पास फ्रुक्टोज के अंदर भी 6 ही कार्बन है, 5 के पास हाइड्रोक्सल है, लेकिन वो जो आपके पास दूसरी सिमुलेशन है, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये हमारे पास विद इन चेन आ रहा है। तो एल्डिहाइड में, ग्लूकोज में वो ग्रुप चेन के स्टार्ट में था, विद इन नहीं था। जबकि कीटोन के केस में, जो कि फ्रुक्टोज में होता है, हम देखते हैं हमें ये विद इन चेन नजर आता है। आगे हम जब डाइसैकराइड पढ़ेंगे तो हम इसका रिंग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। अभी मैं रिंग नहीं पढ़ा रहा था कि आपके लिए कॉम्प्लिकेशन ना हो, लेकिन हमने सुक्रोज में, डाइसैकराइड में इसका रिंग भी पढ़ना है। ये देखो, यहां पे हम सिमुलेशन को स्टॉप करते हैं और इसके जरा कार्बन्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपने नोटिस किया था कि ग्लूकोज में ये जो कार्बन 1 था ना, यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप था, जो कि चेन के बिल्कुल टर्मिनल पे या स्टार्ट पे था। लेकिन फ्रुक्टोज के अंदर देखो, यहां पे ये जो ग्रुप है, ये आपके पास विद इन चेन है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर आ रहा है। इसलिए आप फिर इसे एल्डिहाइड नहीं कहते, कीटोन ग्रुप कहते हो। और कीटोन ग्रुप की निशानी हमारे पास क्या है? चेन के इन बिटवीन होता है। बाकी की चीजें नोटिस करो, इस एक कार्बन के अलावा बाकी के जो 5 कार्बन है उस पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है। ये देखो, कार्बन 1 के पास भी हाइड्रोक्सल है, 3 के पास भी है, 4 के पास भी है, 5 के पास भी है और 6 के पास भी है। ये 6 कार्बन हैं जिनके पास इनका हाइड्रोक्सल ग्रुप है। और एक चीज नोट करो, यहां से देखो कि आपके पास जो कार्बन 3 है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कार्बन 3 का जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, यहां आप देख सकते हो कि ये 2 और 4 वाले से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 2 और 4 वाले जो है वो आपको डिफरेंट साइड पे मिलते हैं, और कार्बन 3 का जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, ये हमें उनसे डिफरेंट अलाइनमेंट शो करवा रहा होता है। यही चीज आपको बुक के अंदर इस तरह से नजर आ रही होती है। ये देखो, कार्बन 3 का हाइड्रोक्सल हम बाकी हाइड्रोक्सल से ऑपोजिट साइड पे शो कर देते हैं। अगर बाकी के सब के हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट साइड पे है स्क्रीन के, तो हमने 3 वाला लेफ्ट साइड पे कर दिया। अब 2D सेटअप है हमारे पास, तो यहां पे आप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ही शो करते हो। लेकिन आप जैसे ही सिमुलेशन पे आते हो, सिमुलेशन आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्रिएट करके देती है। ये देखो, यहां पे आप देखते हो कि किस तरह से हाइड्रोक्सल ग्रुप्स रियल में अरेंज है। यहां आप 3D एनालिसिस करते हो। ये देखो, इसको लाइन करते हैं और अब इसको ड्रॉ करते हैं। कार्बन 1 वाला देखो कहां पे है हाइड्रोक्सल ग्रुप, कार्बन 3 वाला देखो, 4 वाला ऑब्जर्व करो, ये 5 वाला पीछे की तरफ है। अभी मैं इसको मूव करके दिखाऊंगा तो आपको नजर आएगा कि 3 वाला और 5 वाला एक ही अलाइनमेंट में नहीं है। ये देखो, नजर आ रहे कि 3 और 5 एक अलाइनमेंट में आपको नजर नहीं आते। तो ये आपके पास स्ट्रेट चेन फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर है, लेकिन ये भी रिंग बनाता है, और रिंग हम इसको आगे जाके डाइसैकराइड में पढ़ेंगे। अच्छा, मोनोसैकराइड को हम कंक्लूड करते हैं। मोनोसैकराइड्स में से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास सेल के पर्सपेक्टिव में ग्लूकोज होती है। अब ये जो ग्लूकोज है ना, इसकी सेल करता है ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के दौरान यहां पर जो प्रोसेस हो रहा होता है, हम इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्यों करता है ब्रेकडाउन? क्योंकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसको फिर सेल स्टोर कर लेता है एटीपी की शक्ल में। और अगर आपको याद हो, हम ये बात पहले कर चुके हैं कि एटीपी क्या है, ये सेल की एनर्जी करेंसी है। ये लिख लो, आपने आगे पूरा चैप्टर पढ़ना है, वहां हम ये बात दोबारा करेंगे। एटीपी क्या है? एटीपी सेल की
एनर्जी करेंसी है, यानी सेल ने एनर्जी को जब भी यूज करना है तो वो एटीपी से ले रहा होगा। इसके अलावा उसको एनर्जी दोगे तो सेल उस एनर्जी को अपने फंक्शंस के लिए यूज नहीं कर सकता। हमने एग्जांपल ली थी कि जैसे आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो तो आपके पास वो नोट जो आपकी करेंसी है, आपको वो चाहिए। आप ये नहीं कहोगे कि आपने 1 दर्जन अंडे लेने जाने तो आप 1 किलो चावल लेके चले जाओ, दुकानदार से कहो कि भाई 1 किलो चावल तुम रख लो और 1 दर्जन अंडे मुझे दे दो। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एग्स, राइस ये करेंसी नहीं है। करेंसी वो नोट है जिसमें लेन देन होगा। इसी तरह सेल में जो एनर्जी का लेन देन है उसकी करेंसी एटीपी है। एटीपी के अंदर सेल एनर्जी स्टोर करके रखता है ताकि उसे जब भी जरूरत पड़े वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है। और ये एनर्जी एटीपी में कहां से आती है? ये आती है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से, और हम इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कह रहे होते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास मोनोसेक्राइड जो है वो कंप्लीट हुआ। आगे हमने डाइसेक्राइड पढ़ने हैं। डाइसेक्राइड की एग्जांपल में हम फ्रुक्टोज का भी रिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मुझे यहां तक बच्चों कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। लिटिल स्टार्ट जी। वालेकुम सलाम। तो 3D डायग्राम में हमने देखा जो ग्लूकोज का मॉडल है, इसमें जो रिंग बना है वो 5 कार्बन का बना है, जबकि एक कार्बन जो है वो रिंग के बाहर है। जी, ऐसा क्यों है? रिंग तभी बनेगा जब आपके पास कार्बन 5 जो है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट कर रहा होता है। 3D डायग्राम के अंदर कार्बन 1 और कार्बन 5 की प्रोक्सिमिटी करीब आ जाती है। ऐसा क्यों है? क्यों कार्बन 5 ही बनता है? टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक, लेकिन हम देखते हैं कि आप जब भी रिंग को स्टडी करते हैं तो हमेशा कार्बन 1 और कार्बन 5 इनके फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। इसे हम कार्बन 5 को पेनल्टीमेट कार्बन भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि यह शर्त नहीं होती कि कार्बन 5 करेगा। अब आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपको बताऊं, जब भी आप रिंग स्ट्रक्चर देखोगे, ग्लूकोज के अंदर है 6 कार्बन, लेकिन अगर आप राइबोस लोगे वो 5 कार्बन की होती है। हमेशा जो रिंग बनता है ना, हम देखते हैं कि वो सेकंड लास्ट कार्बन के साथ बन रहा होता है। यानी अगर 6 कार्बन की शुगर है तो रिंग के अंदर कार्बन 5 यूज हो रहा होगा, छठा नहीं होगा। अगर 5 कार्बन की शुगर है तो रिंग के अंदर चौथा कार्बन यूज होता है, पांचवा फिर रिंग से बाहर आ जाता है। तो हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन हम स्टडी करते हैं कि हमेशा रिंग के अंदर वो यूटिलाइज हो रहा होता है। इनकी 3D ज्योमेट्री इस तरह होती है कि वो वाला कार्बन, कार्बन 1 या कार्बन 2 जहां पे कीटोन और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, वो उनके साथ ज्यादा प्रोक्सिमिटी में आते हैं। हम ये नहीं कहते क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये हम स्टडी कर लेते हैं। बट आई विल फर्दर स्टडी कि ऐसा क्यों है और उसमें क्या फैक्टर्स हैं। हम ये कह सकते हैं क्या कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए ये क्लू छोड़ा जाता है ताकि वो मजीद इस 6 कार्बन के साथ दूसरे जो एटम्स हैं वो आके रिलेट कर सकें। सॉरी, रिपीट कीजिएगा, मैंने पिक नहीं किया। जी, किड्स एजुकेयर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये हमेशा रिंग स्ट्रक्चर ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी होती है उसमें। स्ट्रेट फॉर्म के अंदर ये स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं है। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप देखते हो कि इनमें फिर रिंग स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रेट फॉर्म के अंदर ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते। अगर आप में से कोई मेरी तरह बायोकेमिस्ट्री रखेगा, डिटेल पढ़ेगा बीएस लेवल पे, तो वहां उसने ये सारी चीजें डिटेल से पढ़नी है कि इनके बॉन्ड एंगल्स पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखते हुए आप केमिस्ट्री में इस चीज को पढ़ोगे कि आपके पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये जब अरेंज हो रहे होते हैं तो इनमें बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, इनकी रिपल्शन होती है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिस वजह से ये खास ज्योमेट्री में आते हैं। और ज्योमेट्री के दौरान इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि हर एलिमेंट जो है या मेन कार्बन चेन जो है इनके दरमियान मैक्सिमम एंगल रखा जाए। आई थिंक आपने अभी केमिस्ट्री में एंगल्स नहीं पढ़े। आपने लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर का इफेक्ट तो पढ़ लिया है कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर्स को ज्यादा रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वाटर स्ट्रेट नहीं होता, कर्व हो जाता है।
ठीक है, लेकिन वहां पे भी जो पीछे केमिस्ट्री यूज हो रही होती है वो यही कि स्ट्रक्चर अपने आप को स्टेबल कर रहा होता है, और स्टेबिलिटी के दौरान कोशिश की जाती है कि जितना एक दूसरे से दूर रहा जाए उतना वो दूर रहते हैं। पानी जो है उसके अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो आपकी ग्लूकोज फ्रुक्टोज है इसके अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए वाटर की बजाय आपस में ही रिएक्ट करते हैं, और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन 1/5 के साथ या कार्बन 2/5 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इनका आपस में एक रिंग बन जाता है, और ये आपको स्ट्रेट चेन में नहीं मिलते। तो ये आसान अल्फाज में स्टेबिलिटी की तरफ जाती है हर चीज। स्ट्रेट चेन की बजाय रिंग स्ट्रक्चर जो है ये ज्यादा स्टेबल होता है। आज यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, टाइम हमारा हो रहा है। कोशिश किया करो केमिस्ट्री को टाइम पे वाइंड अप किया करो, वो जो वहां से 5-10 मिनट जाते हैं वो बायो को इफेक्ट कर रहे होते हैं। कल हमने डाइस्क्राइड को स्टार्ट करना है। अब जो चीज मैं चाहता हूं जिस पे आप प्रैक्टिस करो वो है रिंग स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स भी आने चाहिए कि स्ट्रेट चेन में स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, और रिंग फॉर्म में भी आना चाहिए। आपको पता लगे कि ये जो कार्बन 5 है ये रिएक्ट कर रहा होता है कार्बन 1 के साथ ग्लूकोज में और कार्बन 2 के साथ फ्रुक्टोज में। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाना सीखो और रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाना सीखो, और इनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है इसका ख्याल रखो। इन चीजों को प्रैक्टिस करो। या आपकी फर्स्ट ईयर में भी है, आपके एमडी कैड में यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल इंशाल्लाह डाइस्क्राइड से ऑनवर्ड हम कंटिन्यू करेंगे। यू कैन हैव अ 20 मिनट्स ब्रेक। अल्लाह।